कैलकुलेशंस ऑफ बोर्स रेडियस। बोर्स रेडियस का मतलब ये नहीं कि नील्स बोर जो आदमी था उनका रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ लिखा हुआ है ना कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस, तो आप बोर्स के रेडियस समझें, ऐसा कुछ नहीं है। बोर ने एक एटॉमिक मॉडल बनाया था, तो उसमें उन्होंने एटम की रेडियस को बताया था, उसी को कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो इसमें हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन ऑफ बोर्स रेडियस। तो क्या कैलकुलेट करेंगे? रेडियस ऑफ एटम। एटम की रेडियस को कैलकुलेट करेंगे कि आखिरकार एटम का साइज क्या है, और जितना भी साइज है वो निकाला कैसे जाता है, कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ एटम। और ये जो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम है, इसमें जो हम लोग एटम कंसिडर कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ले रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम का साइज कंसिडर करेंगे, और फिर हम लोग ये मान के चलेंगे कि जैसा हाइड्रोजन का साइज है वैसा ही बाकी एटम्स का साइज भी होगा, उसी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम को क्यों लिया गया है? पहला क्वेश्चन तो यही है कि आखिरकार हाइड्रोजन के एटम को ही बोर ने क्यों कंसिडर किया, और सारे एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स हैं, क्यों नहीं उनमें से किसी को लिया? तो हाइड्रोजन से इनके क्या विशेष प्रेम क्या क्यों था इनका? तो हाइड्रोजन की खास बात यह है कि इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यही इसकी खास बात है, और इसी स्पेशलिटी की वजह से हाइड्रोजन को कंसिडर किया गया है, ठीक है ना। तो ये रीज़न है हाइड्रोजन को कंसिडर करने का। तो अब हम लोग हाइड्रोजन के एटम को ले रहे हैं। तो देखिए ये डायग्राम है, इसमें हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हम लोगों ने माना है, तो सेंटर है एटम का, ये हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका सेंटर है, इसको सेंटर को जेड ई कह रहे हैं, ठीक है। जेड ई मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये सेंट्रल पार्ट है तो फिर ये न्यूक्लियस कहलाएगा, क्योंकि सेंट्रल पार्ट जो एटम का होता है वो न्यूक्लियस ही कहलाता है। अब इस सेंटर पार्ट के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जो रिवॉल्व करेगा। एक ही क्यों ले रहे हैं, और क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जितनी डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो हम लोगों ने आर नॉट माना है। आर नॉट चाहे आप रेडियस मान लीजिए, और चाहे आप इसको डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल सर्कुलर वे में मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है, उसके पास जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इस समय अगर ये पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो जिस वेलोसिटी से करेगा वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर क्यों? क्योंकि ये एंगल कवर कर रहा है। सर्कल पे कोई भी पार्टिकल एंगल कवर करता है, डिस्टेंस कवर नहीं करता, वो एंगल कवर करता है। एंगल डिस्टेंस होते इक्वल ही हैं, लेकिन क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी को हम नए नाम से जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को v से डिनोट नहीं करते कभी भी हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो किया जाता है। ये थोड़ा सा लेटा हुआ या घूमा हुआ है, गोल कह लीजिए, W होता है, इसको हम लोग ओमेगा कहते हैं। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, और ये अगर इसी पार्टिकल को जो एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर इसी पार्टिकल को किसी स्ट्रेट लाइन में चलाया जाए, ठीक है ना, मान ली रोड पे चला दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का मतलब रोड पे चला दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जिस वेलोसिटी से मूव करेगा ये v होगी, और इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसा पाथ, जैसा चलने का रास्ता, वैसी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। बस वेलोसिटी वही है, नाम अलग अलग है, केवल नाम में अंतर देख लीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, वन डायमेंशन में चल रहा है अगर कोई पार्टिकल, तो फिर उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? लीनियर, स्ट्रेट लाइन में। और अगर कोई पार्टिकल 3 डायमेंशन में चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या कहलाएगी? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा में और वी में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस सिर्फ डायमेंशन का है, रास्ते के चलने के आधार पर नाम होता है। जैसा रास्ता
वैसा उसका नाम, बाकी कोई अंतर नहीं है। अगर हम मान ले यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये 2 मीटर यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी सेम हो सकती है, लेकिन ट्रैक अलग है, रास्ता अलग है, तो उसका नाम अलग है, ठीक है। अब जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी होंगी, पहले तो ये देख लेते हैं। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसके पास एक वेलोसिटी तो हमेशा रहती है, और वो है एंगुलर। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम किसी पार्टिकल को मान लें सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, और इस पॉइंट पर इस पूरे पाथ के इस पॉइंट पर अगर हम पूछें इसके पास वेलोसिटी कौन सी है, तो इस पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी है ओमेगा, और ओमेगा के साथ साथ v भी है। दोनों वेलोसिटी हैं, v मतलब लीनियर वेलोसिटी। तो जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो लगातार अगर वो कंटिन्यूटी में मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी है, एंगुलर। लेकिन इस पूरे ट्रैक के किसी एक पॉइंट पर अगर वेलोसिटी आपसे पूछी जाए तो उसके पास दोनों होंगी, ओमेगा भी और v भी। v जो होता है ना, उसको निकालने का तरीका क्या है कि जिस पॉइंट पर आपसे लीनियर पूछी जा रही है, आप उसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए जो सर्कल को टच करते हुए जाए। और ये जो लाइन है, ये जो डायरेक्शन है, वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई कहे कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो कौन सी वेलोसिटी, लीनियर। तो लीनियर कितनी हमने मानी है, v। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। लेकिन इस v की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो सर्कल को टच करते हुए जाए, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, ठीक। अब आप देखिए जरा, ये जो डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है कि नहीं, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। क्योंकि अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो इस तरफ को डायरेक्शन है, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो ऊपर की ओर डायरेक्शन है, अगर पार्टिकल यहाँ पर होता तो नीचे की ओर डायरेक्शन होती, क्योंकि वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये जो आप एरो देख रहे हैं ना, ये एरो क्या है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन। और जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर डिफरेंट है ना, कि सेम है, डिफरेंट है। डायरेक्शन सेम है, वेलोसिटी इक्वल हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी v है, यहाँ भी v है, तो मतलब सेम है। अगर v1 v2 लेते तो अलग अलग होती, लेकिन सबकी सेम है, v है तो मतलब लीनियर वेलोसिटी सेम है, बट क्या डिफरेंट है, डायरेक्शन, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस सर्कल का ये सेंटर है, इस सर्कल का ये सेंटर है कि नहीं, सेंटर से और ये जो डायमीटर है, यहाँ की डिस्टेंस क्या कहलाती है, आर, रेडियस, है ना। तो ये रेडियस हो गया और ये वी हो गया। अब जरा बताइए हमको, इस इंस्टेंट पर रेडियस और वी के बीच एंगल कितना है, 90, है ना, ठीक है। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप इसकी वेलोसिटी को लेंगे तो डायरेक्शन ये होगी, और इस कंडीशन में भी जो रेडियस होगी वो वेलोसिटी की हमेशा कैसी होगी, 90। इसका क्या मतलब है कि जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो, और जो रेडियस होता है वो हमेशा एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको हम यहाँ बताएंगे, लेकिन आप पहले यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गए कि रेडियस कहाँ से निकालते हैं, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर और v दोनों रहते हैं कब, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चले, है ना। सर्कुलर पाथ पे किसी एक पॉइंट पर अगर आपको निकालनी हो तो लीनियर कैसे निकाली जाती है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करके। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसके पास ओमेगा नहीं होगा, सिर्फ कौन सी होगी, v होगी, ठीक है। और जिस तरफ पार्टिकल जा रहा है v भी उसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे हैं तो थोड़ा चीजें बदल जाती हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। सर्कुलर पाथ पे v और ओमेगा दोनों होंगे, स्ट्रेट लाइन में केवल v होगा, ओमेगा नहीं होगा, ठीक। अब सेम वही कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए एक एटम है
और एटम कैसा होता है, गोल होता है। एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो किस पाथ पे चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर। तो ये भी सर्कुलर है ना। चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन मान लिया। किसके चारों ओर मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर। न्यूक्लियस के पास चार्ज कैसा होता है, प्लस, तो हमने प्लस कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पर, मतलब पूरे पाथ पे चक्कर तो लगा रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा वो कौन सी होगी, एंगुलर होगी। और किसी एक पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी कौन सी है, तो लीनियर प्लस एंगुलर दोनों हैं। लीनियर कैसे निकाली जाती है इस पॉइंट पर, टेंजेंट ड्रॉ करके। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और वी की डायरेक्शन हमको मिल गई, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। रेडियस पता करते हैं। रेडियस ये आर नॉट मानी हमने, ठीक है। तो पहले कुछ मान लेते हैं, लेट एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वी स्मॉल वी इज द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है ये, v है तो लीनियर, ओमेगा होता तो एंगुलर। स्मॉल v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आर नॉट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, या ऐसा कह लीजिए डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस, ये भी कह सकते हैं। इतनी चीजें हो गई। अब क्या बच रहा है, जेड ई। जेड ई क्या है, पॉजिटिव चार्ज, हाँ न्यूक्लियस है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, किसका है ये, न्यूक्लियस का है। ठीक है। जेड ई है ना, जेड ई। जेड ई में ई तो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं जो कि प्लस में है, पॉजिटिव चार्ज में है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो प्रोटॉन भी एक ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर चार्ज को दिखा रहा है। अब क्योंकि ई को हम लिख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ में जेड लगा हुआ है। तो जेड क्या है, जेड क्या होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जेड एटॉमिक नंबर है, तो जितनी भी जेड की वैल्यू होगी उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे गोल्ड के लिए जेड की वैल्यू 79 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया, इतनी चीज़ें तो हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखिए 11th में हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे उसको चलने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उस फोर्स के बिना वो पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे चल नहीं सकता, मोशन नहीं कर सकता। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो यहाँ भी इसको क्या चाहिए होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। क्योंकि ये तो एक यूनिवर्सल रूल है कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे नहीं चल सकता। अब क्योंकि ये पार्टिकल मतलब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, स्ट्रेट तो चल नहीं रहा, तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो इसको भी तो सेंट्रीपिटल चाहिए होगा, है ना। बिना सेंट्रीपिटल के तो ये भी मूव नहीं कर पाएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पास आता कहाँ से है, किसी भी पार्टिकल के पास या इस इलेक्ट्रॉन के पास सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहाँ से। सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हम कभी बाहर से सप्लाई नहीं कर सकते,
जैसे ये मार्कर है, हम चाहते हैं कि ये आगे मूव करे, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, एक फोर्स लेकर के आएंगे, इसको धक्का देंगे और ये मूव कर जाएगा आगे। तो ये जो फोर्स हमने लगाया है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है, वो कहाँ से लगा है? बाहर से। तो हम इस फोर्स को क्या नाम देते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, एक्सटर्नल फोर्स लगाइए पार्टिकल मूव करेगा। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए, तो हमको टॉर्क चाहिए, मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, वो हमने इसको दिया और ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है। लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद अगर हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं देंगे तो ये रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे बनाए रखने के लिए, लगातार चलाए रखने के लिए हमको क्या चाहिए, जरूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हम इसको सप्लाई नहीं कर सकते। हम सप्लाई क्या करेंगे? बाहर से फोर्स सप्लाई करेंगे जिसकी वजह से कोई पार्टिकल चलना शुरू कर दे, न्यूटन के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो हम इसको बाहर से सप्लाई नहीं कर सकते कि एक बार इसने चक्कर लगाया, हम इसको बाहर से सेंट्रीपिटल फोर्स दे दें और ये फिर से चक्कर लगाने लगे गोल गोल। ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे बस के बाहर की बात है। अगर हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर से सप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर ये चलेगा कैसे? ये तो रुक जाएगा, एक राउंड लगाएगा और फिर वहां पर रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कभी रुकते थोड़ी ना है, वो तो लगातार चक्कर में रहते हैं, लगातार मोशन में रहते हैं, है ना। तो अगर ये लगातार मोशन में है, तो साइंस ये कहती है कि लगातार मोशन में बनाए रखने के लिए हमको सेंट्रीपिटल देना पड़ेगा। और सेंट्रीपिटल क्योंकि हम बाहर से दे नहीं सकते, तो आखिरकार इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल मिला कहाँ से? है ना, क्योंकि उसकी एब्सेंस में तो ये चलना बंद कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रीपिटल कहाँ से मिलता है? ये जो न्यूक्लियस है, वो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स अप्लाई करता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों लगाता है वो? क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर एक खींचता है। यही जो खींचने वाला फोर्स है, इसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक इसलिए क्योंकि वो इक्वल रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि ना तो प्रोटॉन के नंबर बढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते हैं, देयरफॉर वो कांस्टेंट है, इसलिए स्टैटिक हो गया। और इलेक्ट्रो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो चार्जेस के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा कहाँ पर लगेगा? ये एक टाइप का फोर्स है जो हमेशा कब लगेगा? जब दो चार्जेस अगल बगल रखे होंगे। ठीक है ना। स्टैटिक क्यों? क्योंकि ये इक्वल है, कभी चेंज नहीं होता, ना तो बढ़ता है ना घटता है। इलेक्ट्रो क्यों? क्योंकि चार्जेस के बीच लग रहा है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है इन दोनों के बीच में। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए, सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए चाहिए, वो इसको कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। हम अगर इसको सप्लाई नहीं कर सकते फोर्स को, तो भी इसको चाहिए, तो क्योंकि बिना इसके मूव नहीं कर पाएगा। तो लेता कहाँ से है? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। अब ये बताइए, क्या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम खत्म कर सकते हैं? हमारे बस में है? नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम खत्म नहीं कर सकते, तो इसी से मिलता है क्या? सेंट्रीपिटल। तो हम ये भी नहीं खत्म कर पाएंगे। अगर ये खत्म कभी नहीं होगा, तो लगातार इसको सेंट्रीपिटल मिलता रहेगा। कब तक मिलेगा? जब तक इस पर ये फोर्स लगा रहा है ना, है ना। और अगर सेंट्रीपिटल इसको लगातार मिलता रहेगा, तो ये हमेशा चक्कर लगाता रहेगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हमेशा रहते हैं, कंटिन्यूटी में रहते हैं और ये स्टेबल रहते हैं। क्योंकि अगर ये इसका पाथ चेंज कर देगा, नज़दीक आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा, तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स बदल सकता है। लेकिन क्योंकि ये अपना पाथ, अपना ट्रैक कभी चेंज नहीं करता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी चेंज नहीं होता और उसकी वजह से सेंट्रीपिटल भी कभी नहीं बदलता। अगर ये बदलता नहीं है, तो फिर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगातार मिलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए?
द सेंट्रीपिटल फोर्स needed by electron F सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर कितना काम करता है, तो इसकी वैल्यू होती है mv² अपॉन आर। यहाँ पे आर डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब रेडियस है, ये वाली डिस्टेंस है। तो इसको अगर आपने आर नॉट लिया है ना डिस्टेंस को, तो यहाँ भी आप आर नॉट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आर रखें चाहे आर नॉट रखें। जो डिस्टेंस आप इन दोनों के बीच में मानेंगे, सेंटर के और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वही डिस्टेंस आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अभी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन को चाहिए, क्या करने के लिए, मोशन करने के लिए अराउंड द न्यूक्लियस। ये सेंट्रीपिटल फोर्स लेता कहाँ से, मिलता कहाँ से उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो पहले तो हम ये पता करें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम कर रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो बताइए जरा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना काम करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ZE एंड E। E का मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन से। अब दो चार्जेस रखे हैं और दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R0, ठीक है ना। तो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाला जाता है, ड्यू टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है ना। कूलॉम लॉ से निकाला जाता है। अब कूलॉम लॉ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ये F इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और दोनों चार्जेस, दो चार्ज कौन कौन से हैं, एक तो ZE है और दूसरा E है। ZE के पास कितना चार्ज है, प्लस, तो ZE, और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, E, अपॉन दोनों की डिस्टेंस जो होती है R0 उसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में जो काम करता है, ठीक है। अब देखिए, पहली वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो हम राइट हैंड को इक्वल कर सकते हैं। और दूसरा एक और रीजन है इक्वल करने का, कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसको मिला कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही तो मिला है, तो इसी से तो ये लेगा। तो जब इसी से सेंट्रीपिटल लेगा तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो दोनों को इक्वल कर दीजिए बाय 1 एंड 2। तो पहली वाली इक्वेशन क्या है, mv² अपॉन R0 इक्वल टू, किसके इक्वल टू होगा, ये ZE इंटू ई। तो Z को अलग कर दीजिए और E को E से मल्टीप्लाई कर दिए, E² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ZE² अपॉन R0 का स्क्वायर, ठीक है ना। इधर R0 का स्क्वायर है, इधर R0 है। अच्छा, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इन दोनों में कुछ कैंसिल हो रहा है, R0 से स्क्वायर को हटा दीजिए, तो इधर कितना बचेगा, mv² इक्वल टू ZE² अपॉन R0। इसको डब्बे में बंद कर लीजिए, इसका आगे यूज होगा, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। ठीक है ना, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे भी, ठीक। अच्छा, ये mv² है, ठीक है। mv² होता क्या है, mv² क्या होता है, आपने कहीं पढ़ा होगा k इक्वल टू हाफ mv²। अगर इसमें हाफ और लगा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा ना, ठीक, उसको आगे हम लोग यूज करेंगे। अब एक बात बताइए, बाई बोर्स पोस्टुलेट, एक बोर ने पोस्टुलेट दिया था, बोर ने अपने एक पोस्टुलेट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन
जब किसी न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, मूव करता है, तो वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, एक सर्टेन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, मतलब निश्चित पाथ पर चक्कर लगाता है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जब चक्कर लगाता है तो उसके पास एनर्जी जो होती है वो निश्चित होती है ना, है ना। और ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस पाथ पे किस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, कैसे डिसाइड होता है? एनर्जी से, h/2 पाई से। फिर बोर ने क्या बताया था कि जो h/2 पाई होता है वो उसको मिलता कहाँ से है? एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या निकाला था? mv r इक्वल टू NH/2 पाई। कुछ ऐसा किया था कि नहीं? तो वो बोर का पॉस्टुलेट है ना। ठीक है, बाई बोर्स पॉस्टुलेट तो हम लोगों ने क्या निकाला था? mvr इक्वल टू NH/2 पाई। इसको यूज करेंगे हम लोग। कर लिया? हम्म। चलिए, अब आप क्या करेंगे, इसको 4 करिए और स्क्वायरिंग 4 का स्क्वायर करिए एंड डिवाइडिंग बाई 3। इसका स्क्वायर करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर किसका करना है? 4 का। तो 4 का पहले लेफ्ट हैंड का स्क्वायर करिए। तो जब स्क्वायर करेंगे 4 का तो ये हो जाएगा m² v² r², होगा ना। अपॉन आ जाएगा कितना? mv²। यही तो आएगा। 4 का स्क्वायर किया, m²v²r², m²v²r² अपॉन इससे डिवाइड कर दिया तो mv² से डिवाइड हो गया। इक्वल टू राइट हैंड साइड का देखिए, इसका स्क्वायर करिए, n² h² अपॉन 2 पाई है तो 4 पाई² हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर पाई²। और डिवाइड किससे करेंगे? इससे। तो ZE² अपॉन R0। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें R क्या है? डिस्टेंस होती है। और यहाँ पे डिस्टेंस हम लोगों ने कितनी मानी है? R0। तो हम लोग R0 ही लेके चलेंगे। अगर आप R मान लेंगे यहाँ पे ना, अगर आप R मान लेंगे तो सब R लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप XYZ मान लेते हैं तो XYZ लेके चलेंगे। अब देखिए, इसमें से जो जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दिए। स्क्वायर से m कैंसिल, स्क्वायर से नहीं, v² तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और m एक बचेगा। R0²। इधर देखिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n²h² R0 अपॉन ZE² इंटू 4 पाई²। ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगी है। और इधर क्या बचेगा? m/R0²। अब R0² है, इधर R0 है, क्या ये कैंसिल हो जाएगा आपस में? हो जाएगा। तो इस 2 से R0 को कैंसिल कर दीजिए और m को नीचे भेज दीजिए, R0 निकाल लीजिए। R0 इक्वल टू आएगा n²h², m नीचे आएगा अपॉन 4 पाई² ZE² इंटू m।
ठीक है। एक गलती हो गई, ये छूट गया। यहाँ पे जोड़िए साथ में, साथ में लेके चलिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी रहेगा। और इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये ऊपर चला जाएगा, ये सब नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे साथ में रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा ऐसे। ठीक है, कुछ माइनस नहीं करना है, केवल ऐड ही करना है। अब आपको इसके कुछ और कैंसिल हो रहा है, एक लाइन में कैंसिल कर दीजिए। 4 से 4 कैंसिल, पाई से स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट रहेगा। अब फाइनली आर नॉट निकाल लीजिए। आर नॉट आपका आ जाएगा n² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई Z⁴ पाई Z⁴ ये आ गया आपका आर नॉट। हो गया। अब इसको देखिए ज़रा, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए। आर नॉट क्या है? रेडियस या डिस्टेंस न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट ही तो है ये। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आई है? इस पूरे के बराबर आई है। इसमें जरा देखिए कि डिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रही है। एक तो एन पे डिपेंड कर रही है, दूसरा एच पे, एप्सिलॉन नॉट पे, पाई पे, जेड पे, ई पर और एम पर। इसमें क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट हैं और क्या क्या चीज़ें वेरिएबल हैं, इसको देख लीजिए। एन को छोड़ दीजिए, एच क्या है यहाँ पर? प्लांक कांस्टेंट, क्योंकि एच आया यहाँ से है ना, और यहाँ पे एच क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? वो भी कांस्टेंट होता है। पाई भी कांस्टेंट होता है। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, नंबर होता है। तो वो किसी स्पेशल एटम के लिए कांस्टेंट ही तो होगा। अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसके लिए एक ही होगा, है ना। गोल्ड ले रहे हैं तो 79 होगा। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एटम के लिए वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये भी कांस्टेंट हो गया। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या वो बदलेगा? नहीं बदलेगा। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, क्या वो बदलेगा? अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, अगर ये पूरा आपका कांस्टेंट है, इसको हम पूरे को कांस्टेंट मान लें, तो आर नॉट जो है वो प्रोपोर्शन किसके हो गया? n² के हो गया ना। अब इससे क्या पता चलता है? n क्या होता है? क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब रेडियस के या ऑर्बिट्स के नंबर, यही तो होता है ना। और रेडियस जो है वो n के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इधर वाला हम हटा दे रहे हैं। लिखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ, रेडियस कह लीजिए, रेडियाई कह लीजिए, ऑफ परमिटेड ऑर्बिट्स।
मतलब इलेक्ट्रॉन किन किन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा सकते हैं, वो ये इक्वेशन बताती है। ठीक है, यहां पर n क्या होता है, इंटीजर होता है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 करते हुए। तो अगर मान लीजिए n इक्वल टू 1 रखें, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी जरा देखिए, फॉर n इक्वल टू 1 यहां पे रखेंगे तो आर नॉट कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जरा देखिए, फॉर n इक्वल टू 2 आर नॉट इक्वल टू n स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर, मतलब कितना, 4। अब देखिए n इक्वल टू 1 तो आर नॉट की वैल्यू रखेंगे 1, सॉरी, n इक्वल टू 2 आर नॉट की वैल्यू रखेंगे 2। ये पहले ऑर्बिट का रेडियस है और ये दूसरे ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है ना, इसी तरीके से n इक्वल टू 3 रखेंगे तो r3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। r अगर n इक्वल टू 4 रखेंगे तो r4 कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। अगर हम इन सभी को देखें तो ये क्या है, रेडियस, पहले ऑर्बिट की रेडियस 1 है, दूसरा का जो है वो 4 है, पहले से 4 गुना ज्यादा, है ना। अगर हम इन सभी का रेडियस का रेशियो निकालें, r1 रेशियो r2 रेशियो r3 रेशियो r4, तो ये क्या किस रेशियो में आता है, 1 4 9 और 16। तो इससे क्या मिलता है हम लोगों को, जब रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो नील बोर ने बोला कि अगर चक्कर लगाते हैं तो कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करते हैं तो इतना बड़ा तो एटम होता है, एटम में कहाँ पे, क्योंकि कोई एक जगह तो होगी चक्कर लगाने की, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहे तो कोई निश्चित पाथ होगा, डेफिनेट पाथ होगा। अगर कर्व में होते तो अलग अलग घूम रहे होते, अगर अलग अलग घूमने वाला ही मान लेते तो थॉमसन का मॉडल ही सही था। ठीक है ना, तो जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन चक्कर कहाँ पे लगाते हैं, तो इस बात को रदरफोर्ड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसको एक्सप्लेन करने का काम किसने किया, नील बोर ने। नील बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो एक डेफिनेट ऑर्बिट में लगाते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की फिक्स एनर्जी रखता है और उस एनर्जी के साथ एक निश्चित पाथ पे चक्कर लगाता है, और उस निश्चित पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और क्योंकि उसके अंदर केवल वही इलेक्ट्रॉन परमिटेड हैं जिनके पास उतनी एनर्जी है, देयरफॉर क्या होता है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ना तो उसमें आ सकता है और ना वो इलेक्ट्रॉन खुद उस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जा सकता है। उन्हीं ऑर्बिट्स को हम क्या नाम देते थे, स्टेबल ऑर्बिट, है ना, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब वो जो स्टेबल ऑर्बिट हैं वो इस रेशियो में इंक्रीज होते हैं, यही है रेडियस का मतलब। वो जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं वो कितना कितना दूरी पर होते हैं, जैसे एक ऑर्बिट तो ये है, तो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं अगर पहली ऑर्बिट है तो 1 होगी, तो दूसरा जो ऑर्बिट होगा वो कितना दूर होगा, इससे 4 गुना आगे, और जो तीसरा होगा वो इससे 9 गुना आगे इस पहले वाले से, और जो चौथा होगा वो पहली वाली से 16 टाइम्स बड़ा होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, है ना, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी डिस्टेंस भी बढ़ती रहती है ना। और जब डिस्टेंस बढ़ती रहती है तो वो किस रेशियो में बढ़ती है, पहला 4 9 फिर 16, ऐसे और आगे बढ़ता रहेगा। यहां पर आप नंबर पुट करते रहिए इस इक्वेशन में और रेडियस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यही जो इक्वेशन है वो परमिटेड ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन करती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकते हैं जिन ऑर्बिट में
इस तरह का रेशियो रहेगा, ठीक है ना। अगर आपसे कोई कहे कि 1 के बाद तीसरा नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा थर्ड में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि थर्ड में जो एनर्जी है वो इस रेशियो को सेटिस्फाई नहीं करती, है ना। ये पहला वाला ऑर्बिट है, ये दूसरा है। ये 4 का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट से नहीं है, 4 टाइम्स बड़ा होगा ये बता रहा है। रेडियस की बात कर रहे हैं ना। तो जो पहला वाला ऑर्बिट है उससे जो सेकंड वाला ऑर्बिट है वो कितना बड़ा होगा? 4 गुना ज्यादा बड़ा होगा। तो डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो ये रेशियो है। अगर आप मान के चलें कि पहले वाले की डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, सपोज कर लीजिए कि जो डिस्टेंस है पहले वाले ऑर्बिट की वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो दूसरा ऑर्बिट इससे कितना दूर होगा? 2 का 4 गुना। 2 को 4 पर मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 16। तो पहला वाला अगर 2 सेंटीमीटर दूर होगा तो दूसरा वाला इससे कितना होगा? 16 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। एस इसका, इस इक्वेशन का ये मतलब है। बात समझ में आई? ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आर नॉट की वैल्यू। यहां से हम बोर्स की रेडियस फाइंड कर सकते हैं किसी भी एटम की। अब हम लोग किस एटम के लिए बात कर रहे थे? हाइड्रोजन के लिए। तो फॉर हाइड्रोजन एटम इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है, इसको आप 5 कर लीजिए। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का नंबर कितना होता है? Z इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां पर Z इक्वल टू 1 रख सकते हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। जरा फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं। तो निकालने के लिए तो इक्वेशन नंबर 5 ही है ना, इसी से निकालेंगे यूजिंग 5/5। तो फर्स्ट ऑर्बिट के निकाल रहे हैं तो R1 इक्वल टू n। देखिए n की जगह पे क्या रखा जाएगा? 1, क्योंकि पहली ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो चाहे आप 1 स्क्वायर करके लिख लीजिए, चाहे 1 स्क्वायर को 1 कहते हैं ऐसा करके लिख लीजिए। चलिए पूरा लिख लेते हैं, 1 स्क्वायर। एच स्क्वायर तो उतना ही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट भी उतना ही रहेगा, अपॉन पाई उतना ही रहेगा। और z की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा है? 1 इंटू ई स्क्वायर और m। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। n की जगह पर 1 लिखा तो 1 स्क्वायर, एच स्क्वायर ऐसे उतार लिया, एप्सिलॉन नॉट सेम एज इट इज रहा, पाई एज इट इज रहा, z हम लोग 1 ले रहे हैं हाइड्रोजन के लिए तो 1 लिख लिया, ई स्क्वायर वैसे ही लिखा, m वैसे लिख लिया। अब इसको जरा आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। R1 ये आ जाएगा एच स्क्वायर, एप्सिलॉन जीरो नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, पाई ई स्क्वायर और m। ये जो R1 आया है ये है क्या? ये फर्स्ट बोर्स फर्स्ट रेडियस है, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस। अगर आपको पहली रेडियस पता करनी है वो कितनी डिस्टेंस पर होगी न्यूक्लियस से, है ना। रेडियस क्या बताता है? सेंटर से और ऑर्बिट के डिस्टेंस। तो अगर आपको पहले ऑर्बिट की डिस्टेंस पता करनी है तो आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। जो भी आएगी वही तो पहले ऑर्बिट की डिस्टेंस होगी। और अगर पहली आपको मिल गई तो आप दूसरी निकाल सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके, तीसरी निकाल सकते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि रेशियो हमको पहले से पता है। तो जरा पहली रेडियस की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे।
पहले निकालेंगे कितनी होगी। तो पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है। जरा सारी वैल्यूज रखिए और सॉल्व करके बताइए हमको। हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहे हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस सारी वैल्यूज को रख करके सॉल्व करेंगे तो R1 इक्वल टू आ जाता है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आ जाता है इसकी वैल्यू, अगर आप सारी वैल्यूज को रख करके सॉल्व करेंगे तो। इसके बाद 10⁻⁻10 जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो डिस्टेंस है वो हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि Z की वैल्यू हमने हाइड्रोजन के लिए ली है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो पहला ऑर्बिट है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कितनी होगी, एंगस्ट्रॉम में। देखिए -10 में है, 10 में 1/10, यही तो हुआ। -10 का मतलब क्या है, 1/10 है ना। और 10⁻10 है, तो 10⁻10 मतलब एक के आगे कितने जीरो, 10 जीरो। 10 जीरो कितना होता है, बताइए शब्दों में। 10 जीरो मतलब है 10 अरब या 1 अरब। हाँ, 10 जीरो, 10 अरब। 1 अरब में कितने जीरो होते हैं, यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर 1 बिलियन हो गया। नहीं, 10 जीरो है ना। अरे 10, कौन सा वन होगा, ये वन हुआ। इस इसको छोड़ो, इसके आगे 10 जीरो, जो जितने जीरो होते हैं उतना ही गिना जाता है। जैसे मान लो, इधर देखो, 2 के आगे लिखा है 1 2 3, कितना हुआ ये, इसको तो छोड़ दो, ये बता रहा है ना कितने हजार हैं। जीरो के नंबर बताती है कि डिजिट की प्लेस क्या है। अगर इसको भी काउंट कर लेंगे तब तो 4 डिजिट आ जाएंगे। हम डिजिट को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम केवल जीरो को काउंट कर रहे हैं। तो 10 जीरो देखिए, केवल जीरो काउंट करिए, ठीक है। उसके आगे 1 लगा है, अगर 2 लगा होता तो, जैसे 2 लगा है तो 2,000, अगर 1 लगा होता तो 1,000, 5 लगा होता तो 5,000। हजार जो है वो तो केवल जीरो ही दिखा रहे हैं ना। तो यहाँ पे जब हम 10 देखेंगे तो कितना आएगा, 1 बिलियन आएगा ना, 1 बिलियन। और ये कैसा है, माइनस में। माइनस का मतलब छोटा, प्लस होता तो बड़ा होता। इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस आया है हाइड्रोजन के एटम का, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से, वो कितना है, 1 बिलियन। इतना छोटा देखिए, 1 बिलियन टाइम्स छोटा। किससे छोटा है ये, अपने न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस काफी नजदीक है हाइड्रोजन की, कितनी छोटी है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। तो अगर मान लो हाइड्रोजन में तो हालांकि एक ही होता है ऑर्बिट, लेकिन अगर हम कुछ ऐसा एलिमेंट लेते हैं जिसमें 2 4 ऑर्बिट होते, तो हम पहले वाला निकाल लेते इसी फॉर्मूले से। पहली वाली तो ये निश्चित है, इतनी ही आएगी। बस क्या चेंज होगा, z। अगर आप गोल्ड के लिए निकालेंगे तो z की जगह पर 79 कर देंगे, तो यहाँ पर 79 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कुछ नई चेंज आएगी। तो पहली वाली रेडियस आप निकाल लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी की डिस्टेंस आ जाएगी। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरी आ जाएगी, और 16 से कर देंगे तो चौथी आ जाएगी। अगर आपको बहुत सारे निकालनी है तो आप उसी रेशियो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नील्स बोर की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। और ये कितनी होती है, 0.53। ये डेफिनेट है, निश्चित है, किसके लिए है ये,
हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है ना, बात समझ में आई? इसके बाद एक लाइन लिख लीजिए छोटी सी, दिस इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। दिस इज कॉल्ड बोहर्स रेडियस। ये बोर की रेडियस है। ठीक है ना, चलिए